Hello aspirants, welcome to CSAT Fit in 25 days. This is day 24. In this class, we are going to discuss about reading comprehension. This is part 1 of reading comprehension. We will be having one more part. So first, let's understand few basic things with respect to reading comprehension. See, in CSAT paper, we get 27 questions on reading comprehension. मोस्टली हर साल 27 ही पूछ रहा है, कभी 28 पूछ लिया, 26 पूछ लिया. So it is around 27 questions. Now, first rule you need to make is you need to attempt all questions. Attempt all reading comprehension questions. सारे के सारे 27 अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मार्क्स फिचिंग होते हैं. देन you need to attempt all these 27 questions in 30 to 40 minutes. 30 to 40 minutes max अगर चली गए तो 45 minutes, उससे ज्यादा करना ही नहीं है. मान ले आपने 40 minutes में attempt कर लिया 27 questions, then you will have 80 minutes to attempt remaining 53 questions. वही लॉजिकल पैटर्न हो गया ना भाई. 27 क्वेश्चंस को you will take 40 minutes and 53 is what? 26 plus 27. You will take 80 minutes. ठीक है, मैथ्स में सारे तो अटेम्प्ट करने वाले हैं नहीं, तो ये है. अब क्यों करना है सारे? सी, जब 47 मिनट्स में अटेम्प्ट करोगे तो यू विल हैव टाइम टू डू मैथ्स क्वेश्चंस. 80 बाकी बचा हुआ 53 में से इफ यू कैन एबल टू डू 20 to 25 क्वेश्चंस, आपका सीसैट क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता. एंड क्या होता है कि जैसे 27 क्वेश्चंस है, इफ यू जस्ट वॉच दीज टू क्लासेस, ठीक है, आपको बेसिक समझ आएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे अप्रोच करना है समझ में आ जाएगा. देन यू कैन इजीली गेट 20 क्वेश्चंस करेक्ट. 20 क्वेश्चंस करेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, इजीली आप कर सकते हो. इनफैक्ट अगर अच्छे से किया तो यू कैन गेट 22 to 23 क्वेश्चंस आल्सो राइट. ठीक है, और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है. आप ये मत समझो कि मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 25 क्वेश्चन टीक करूंगा, 27 क्वेश्चन टीक करूंगा, वो होगा ही नहीं. कोई भी करे, बिकॉज आंसर की वेरिएशन इतना है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होता है, तो 25 आप सही कर नहीं सकते रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में. अगर आपको 21 भी आ रहा है, 22 भी ठीक हो रहा है, तो यू नीड टू बी सेटिस्फाइड. उसमें भी आप नेट 45 मार्क्स ऑलरेडी स्कोर किया है. अगर 45 ऑलरेडी स्कोर किया तो आपको कितने चाहिए? अगर 35 मार्क्स मैथ्स एंड रीजनिंग में आया तो यू विल गेट 80, कंफर्टेबली क्लियर करोगे. तो इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मत छोड़ो. बहुत स्टूडेंट्स जो मैथ्स में कंफर्टेबल होते हैं वो क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बिल्कुल करते नहीं. मान ले 5-6 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर लिया, 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कर लिया, उसमें बहुत इजी मार्क्स आप लूज कर रहे हो. एंड बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे टेक 1 hour टू 1 hour 15 minutes फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. जिनको मैथ्स में तकलीफ होती है वो क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में 1 hour 15 minutes भी लगाते हैं, बट 45 मिनट्स में मैथ्स. अब देखो, सिंपल लॉजिक है, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से सीसैट नहीं क्लियर कर सकते, आपको मैथ्स और रीजनिंग करना ही पड़ेगा. अब 45 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन कर लोगे? 10 क्वेश्चन. ठीक है, ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किया आपने? 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. 37 क्वेश्चन से आप बॉर्डर में ही रहोगे. तो इसीलिए थोड़ा कम टाइम करने की, देन मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा 1 घंटा 1 hour 15 minutes एलोकेट करो. देन यू कैन डू मोर क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, देन यू कैन इजीली क्लियर द सीसैट पेपर. दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. बेसिक चीजें. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मान ले 40 मिनट आप शुरू के टाइम में देते हो, लास्ट के टाइम में देते हो, वो आपकी मर्जी, बट 40 मिनट देके सारे 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. देन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का बेसिक थिंग्स. सी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज व्हाट? रीडिंग comprehension is what? See, it is what? Comprehension is comprehend. Comprehend से आया है.
And what does comprehend means? It means reading. Comprehend means to understand, what you read, what you read. अब ये क्यों इंक्लूड किया? बिकॉज इट इज ए वेरी गुड स्किल. आप आईएएस बन गया, आप यू विल बी रीडिंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, यू विल बी रीडिंग सो मेनी न्यूज आर्टिकल्स, देन यू कॉम्प्रिहेंड, यू अंडरस्टैंड देम, एंड समझ के आप मिनिस्टर को एडवाइस करोगे, लोगों को समझाओगे. तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल है एज ए ब्यूरोक्रेट. इसीलिए आरसी को इतना वेटेज भी दिया है. एंड दिस स्किल एवरीवन मस्ट हैव. कोई भी है, इररेस्पेक्टिव एनी फील्ड में, यू नीड टू हैव दिस स्किल कि यू रीड समथिंग, क्विकली पढ़ोगे, देन यू कॉम्प्रिहेंड दैट, कि किसी को समझा पाए आसान भाषा में. दैट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये ही स्किल चेक होती है, आप कितने अच्छे से चीजें समझ सकते हो, कितने अच्छे जो पढ़े हुए चीजें उनको समझ सकते हो, वही चेक होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. नाउ लेट्स डू फ्यू थिंग्स. अब हमने तो डिस्कस कर लिया कि 40 मिनट्स में एट मैक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. नाउ आप कैसे करोगे? 40 मिनट्स में करना है तो फर्स्ट थिंग इज स्किम थ्रू पैसेज. अब देखो, ये नहीं कि पैसेज को आप बार बार पढ़ लिया, एक एक वर्ड समझने लगे. यू नीड टू जस्ट स्किम. जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं पढ़ते, ऐसा रीड, गो थ्रू करना है. गो थ्रू करके थोड़ा समझना है क्रक्स. स्किम. सो स्किमिंग मीन्स फास्ट रीडिंग, दैट इज क्विक रीडिंग. Then focus on keywords of question. Keywords of question. और क्वेश्चन में क्या है कि आप पूछ क्या रहा है, वेदर दे आर आस्किंग कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, एंड वेदर दे आर आस्किंग क्रक्स ऑफ द पैसेज, वेदर दे आर आस्किंग द assumptions which can be made based on the passage, or whether it can be inference. क्या है ये समझना है. कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस करना है. देन यू नीड टू रीड ऑप्शंस. देन एलिमिनेशन पे फोकस करना है. एलिमिनेशन ऑप्शंस क्या नहीं है उनको काटना है. विल डू क्वेश्चंस जब मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, नो नीड टू वरी. सो ये चीजें फॉलो करके यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस इन लेस टाइम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफली. कीवर्ड समझ लेते हैं. क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स आता है, देन हर टाइप का क्वेश्चंस विल सॉल्व. कीवर्ड्स ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट इज crux of the passage or main idea of the passage or central theme of the passage. ये समझना है. सेंट्रल थीम, इनका मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली you need central theme or the most important point of the passage क्या है वो आपको आंसर करना है. देन सेकेंड इज inference में an idea drawn from the facts and evidences. An idea drawn from the facts and evidences. That is inference. क्या आइडिया आप जो पैसेज में दिया हुआ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस से ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज इन्फरेंस.
Then third is assumption. Again, very important, assumption. Assumption based questions 2025 में 50% of the questions are assumption based and 50% are central idea or crux of the passage based questions है. Assumption is not stated, not stated, but assumed to be true. Not stated. सी assumption passages में सी हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का हम सोचते हैं कि भाई पैसेज से आउट ऑफ स्कोप मत जाओ, जो नॉलेज है वो विद इन द लिमिट्स ऑफ पैसेज टिक करो. बट एजम्पशन में विल जो पैसेज में स्टेट नहीं किया जाता है, बट एज्यूम, हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, जो पैसेज में दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उससे क्या ये चीज एज्यूम कर सकता है, वो है एजम्पशन. अगेन इंपॉर्टेंट इसीलिए कि क्वेश्चंस मुश्किल इधर से आएंगे. देन नेक्स्ट इज implication or imply. What does implication or imply means? It is not explicitly stated, comma, indicates truth using hints. Not explicitly stated, explicitly state नहीं किया है, but indicates truth using hints. जो hints दिया है अगेन थोड़ा assumption टाइप ही है, but assumption से थोड़ा कम, explicitly थोड़ा implicitly mention किया होता है पैसेज में. Then fifth is corollary. Corollary, that is a direct or a natural consequence of something. Direct or natural consequence of something. So इसका consequence क्या होगा, डायरेक्टली इससे क्या consequence आ सकता है, वो है corollary. So these are the 5 keywords. See, majority of the questions, crux, main idea, central theme, what author is trying to say, उधर से आता है. So first we will discuss questions based on crux and central theme. इनको अच्छे से करते हैं, फिर क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे. बिकॉज 2025 में हर साल मोस्टली 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चंस, 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चंस सेंट्रल आइडिया, क्रक्स, ऑथर का मैसेज क्या है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, उन्हीं बेसिस पे आ रहा है. एंड एजम्पशन पे भी आजकल अच्छे खासा क्वेश्चन आ रहा है, तो इन पे भी नेक्स्ट क्लास में इस पे फोकस करेंगे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रक्स, मेन आइडिया, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. See here, see, crux or central idea or crucial message इन सबका एक ही है. और मोस्ट लॉजिकल, रेशनल and practical message which can be drawn from the passage, ऐसा आता है क्वेश्चन में. then और message of author or best sums up the passage, ठीक है. ये क्रक्स, सेंट्रल आइडिया, क्रूशियल मैसेज, मोस्ट लॉजिकल, रेशनल, प्रैक्टिकल मैसेज, मैसेज ऑफ ऑथर, बेस्ट सम्स अप द पैसेज. ये है जो भी कि ये वर्ड्स आएगा इन पे ऐसा जाना है. फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड इज, जो नॉलेज है हमारा जीएस नॉलेज अप्लाई नहीं करना है, तो स्टिक टू नॉलेज ऑफ पैसेज. जो पैसेज में दिया हुआ है उन्हीं पे स्टिक करना है.
उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ और दे दिया, वो नहीं आएगा। स्टिक टू नॉलेज ऑफ पैसेज एंड कभी भी माइक्रो एलिमेंट कैन नॉट बी आंसर। ये क्या है, डिस्कस करते हैं। सी माइक्रो एलिमेंट, कुछ कुछ एक छोटा सा चीज डिस्कस किया पैसेज में, वो कभी सेंट्रल आइडिया नहीं हो सकता है, तो उसको एलिमिनेट करना है। लेट्स टू क्वेश्चंस, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। सी दिस इज क्वेश्चन asked in CSAT paper 2025. ठीक है, I try to include latest questions. और अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, I will also read passage along with you. अब देखो, ये छोटा सा पैसेज है, इसको आप पढ़ने में मोर देन 30 सेकेंड्स लगना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट रीडिंग। अब पैसेज कैसे करना है मैं बताता हूं। सी फर्स्ट मैं पैसेज पढ़ूंगा, या तो क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। हमें सेंट्रल आइडिया ढूंढना है, सो पैसेज पढ़ना है। एंड पैसेज में अगेन ये नहीं कि आप कहीं रुक लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब करना ही नहीं है। देखो लेट्स सी मैं कैसे पढ़ता हूं, आपको ये अप्रोच फॉलो करना है। In our country, regrettably, teaching and learning for the examination have been our forte, but the new demands of society and the future of work require critical and independent thinking, learning through doing, asking questions from multidisciplinary perspectives on the same issue, using evidence for building arguments and reflecting and articulation. Higher education should not either be a mere servant of the government policy. ठीक है. Higher learning is all about how think rather than what to think. Teaching has to be reinvented. अब देखो, फिर भी मैं अब पूरा पढ़ लिया। नॉर्मल में तो क्या होता, मैं जस्ट गो थ्रू कर लेता, दिमाग में ही ऊपर पढ़ रहा हूं तो हर वर्ड पढ़ना पड़ रहा है, राइट। सो ये एक रीडिंग मैंने मार लिया। देन आई गो टू क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर प्रोमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इट्स यूनिवर्सिटीज। क्या कभी रिसोर्सेज का बात हुआ पैसेज में? क्या इंडिया के पास रिसोर्सेस नहीं है उस चीज के बारे में बात हुआ? And that too with respect to universities के बारे में बात हुआ। So this is not the central idea of the passage. Easily I can eliminate. ये एक रीडिंग में मेरे को समझ में आया पैसेज क्या है। पैसेज इज विथ रेस्पेक्ट टू टीचिंग एंड लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन, हमारा फोकस उधर था रेदर देन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सेट्रा। दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। Then the institutions of higher learning in the country should not be under the control of government. अब देखो अगेन बस इतना है, सी हायर एजुकेशन शुड नॉट एदर बी ए मियर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और ए पैसिव रेस्पोंडेंट टू पब्लिक मूड। बस ये लिखा है, क्या शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये बोला भाई जो पॉलिसी है हायर एजुकेशन शुड नॉट बी, या गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं होना चाहिए और पैसिव रेस्पोंडेंट टू पब्लिक मूड भी नहीं होना चाहिए। बस इतना कह दिया। इससे ये नहीं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, शुड नॉट भी होना चाहिए, ये नहीं कह सकते। देन क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे विथ। भाई पैसेज का ये है ही नहीं। पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? दैट इज हायर लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रेदर देन व्हाट टू थिंक। पैसेज का अगर सेंट्रल क्या है बताना है तो मैं ये बताऊंगा कि भाई जो टीचिंग है, हमारा टीचिंग है वो एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग रहा है रेदर देन क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच वगैरह वगैरह। देन टीचिंग हैज टू बी रीइन्वेंटेड, टीचिंग रीइन्वेंट करना चाहिए। अब इससे ये है कि भाई क्लासरूम अप्रोच है उसको पूरा नकार दो, वो कभी नहीं बताया, राइट। सो classroom needs to be reimagined and teaching needs to be reinvented. Yes, this is the crux. भाई जो ये एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग है, जो पढ़ाई क्लासरूम में हो रहा है उससे फायदा नहीं है, needs to be reinvented. So this is the central theme of the passage. Now let's do next question. See, this is again question asked in CSAT paper 2025. Now pause the video, read the passage and एक बार में go through करना है, आपको क्रक्स समझना है। Then क्वेश्चन में reflects the crux of the passage. अब क्रक्स करना है तो हमें क्रक्स समझना है। So I am also reading the passage, you also read
एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन। आप खुद आंसर करो, देन मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप गलती करोगे, अच्छे से समझोगे, सही करोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेशन मिलेगा। सॉल्व द क्वेश्चन देन सी द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई हैव रेड द पैसेज। नाउ look there is an urgent need for a public policy to promote consumption of cereal based foods in wealthier societies। अब देखो अगेन, भाई पब्लिक पॉलिसी की जरूरत है, ये वो बात ही नहीं किया। ठीक है, दैट टू इन वेल्थियर सोसाइटीज। क्या पैसेज का क्या बोल रहा है? पैसेज का सेंट्रल क्रक्स इज कि भाई जैसे एनिमल का जो बेस्ड फूड कंजम्पशन है वो लेस एफिशिएंट है रेदर देन प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन। बस ये क्रक्स है। और जी, if there is a pattern of inequality in population growth, there is greater inequality in food production and utilization. As societies become wealthier, the consumption of animal products increases। बस इतना ही किया। अब ये there is an urgent need for public policy to promote consumption of cereal based food production, वो भी cereal based food production in wealthier societies। बस ये मेंशन किया भाई, वेल्दी जैसे सोसाइटीज बन रही है उसमें एनिमल बेस्ड कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। और इससे क्या हम ये डिराइव कर सकते हैं? दिस इज जस्ट ए माइक्रो एलिमेंट, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। देन एनिमल बेस्ड फूड इज far less efficient than plant or grain based food in terms of production and utilization. Yes, this is the crux of the passage. Now let's see. Plant based protein should replace the animal based protein in our daily diets। ये देखो कई प्रोटीन का मेंशन किया होगा, ठीक है, उसको see at this conversion of plant based food to animal far more efficient, only 60% fat or chicken, or thus this conversion rate goes down to 7% in large animals while food are fed to grain to add fat and some protein before slaughter। अब देखो बस प्रोटीन का इधर एक मेंशन किया, सी प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन आवर डेली डाइट्स। क्या पैसेज प्रोटीन पे है? नहीं है। सो शुड रिप्लेस, देन दैट आल्सो शुड रिप्लेस। भाई रिप्लेस तो करना ही करना है भाई, ये बस पैसेज इस पे कि भाई एफिशिएंट है एनिमल बेस्ड कंजम्पशन से ज्यादा ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट है। Then inequality in food production and consumption is inevitable in any fast changing societies। भाई inevitability का बात ही नहीं हुआ भाई, ये inequality inevitable है भाई। बोल रहा है कि there is a greater inequality in food production and utilization। inequality है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये तो होगा ही होगा। So this is the crux of the passage, option B। Now let's see next। So this is question asked in CSAT paper 2025. Which one of the following reflects central idea conveyed by the passage? So again, read passage and answer the question, then watch my explanation। ठीक है, ठीक अगेन गो थ्रू करना है। आप पैसेज पढ़ोगे, थोड़ा ओवरऑल ब्रॉड देख लिया, एक बार पढ़ के समझ लिया, देन रीड ऑप्शंस। सी मूविंग टू नेट जीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली बाय रिडक्शन इन हाउसहोल्ड। अगेन beware of extreme words like only, always, यही होना है, तो उस वर्ड्स पे बिवेयर रहो। सी मूविंग टू नेट जीरो कार्बन इज पॉसिबल ओनली बाय द रिडक्शन इन हाउस होल्ड एमिशंस। सी पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है,
many countries over the next 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon, implying that household emission will have to cut to close to nothing. भाई ये इम्प्लाई है कि भाई अगर मेनी कंट्रीज प्रॉमिस कर रही है, ये उसका इम्प्लीकेशन ये है कि भाई हाउस होल्ड एमिशंस विल हैव टू कट टू क्लोज टू नथिंग. देन अब देखो, मूव टू नेट जीरो इज पॉसिबल ओनली बाय रिडक्शन इन हाउस होल्ड एमिशंस? नो. See, then it reckons that at best half of the reduction might achieved through demand side measures such as behavioral changes by individuals and households, and even that would require companies and governments to provide incentives. ये बात कर रही है. Then low carbon behavior in people can be brought about by incentivizing them. Yes, ये बात हो रही है कि भाई उसके लिए भी भाई लोगों से डिमांड वो कर सकता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को थोड़ा वो करना पड़ेगा. This is the central idea. Can be brought about by incentivizing. Then ये देखो, cheaper goods and services can be made available to people by using low carbon technologies. अब goods and services का बात हुई क्या? Cheaper goods and services can be made by using low carbon technologies. ठीक है, ये मेंशन ही नहीं हुआ. cheaper goods प्रोवाइड अवेलेबल कर सकता है. incentives to change through supply investment to make low carbon options cheaper and more widely available. इसका बात हो, cheaper goods and services का बात नहीं है. Then manufacturing industries that use low carbon technologies should be provided with, अब देखो should be provided, again manufacturing industries का बात हुआ है क्या? So manufacturing industries is out of scope of the passage. So जो out of scope है वो निकालना है, central idea में नहीं आएगा. So low carbon behavior in people can be, अब देखो can be brought about by incentivizing. देखिए ये स्टेटमेंट है, ये आंसर प्रोवाइड करने वाला स्टेटमेंट है. ठीक है, एक्सट्रीम शुड ये है, वो स्केप्टिकल होके देख लो भाई, इनका बात हो रही है कि शुड भी करना चाहिए, तो ये गलत है. सो थोड़ा कन्विंसिंग स्टेटमेंट है वो आंसर होंगे, इस पे थोड़ा ध्यान कर सकते हो आप. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. See, this is question asked in CSAT paper 2025. Which of the following statements best reflects the most logical, rational and pragmatic message conveyed by the passage? Again, वही central crux हो, most logical, pragmatic, बस यही बड़ी बात है वो करना, बस मैसेज क्या है पैसेज में वो करना है. ठीक है, let me read the passage loud. In only 50 years, the world's consumption of raw materials has nearly quadrupled to more than tons. Less than 9% of this is reused. Batteries of old vehicles contain materials such as lithium, cobalt, manganese, and nickel that are pricey and can be hard to obtain. Supply chains are long and complicated. Buyer risks are being aggregated by their suppliers. Poor environmental and labor standards. Reusing materials makes sense. Once batteries reach the end of their life, they should go back to a factory where their ingredients can be recovered and put into new batteries. ठीक है, रॉ मटेरियल्स का यूसेज बढ़ रहा है, उसमें चक्कर में भाई जो बैटरीज है उसके बारे में भाई रिसाइकिल करना ठीक है, वो उसको कर सकता है, ऐसा बात हो रही है. देन रीड द ऑप्शंस. ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स. भाई ये बोला है क्या? अब मैं बोल रहा हूं कि भाई जो बैटरीज है उनको रीयूज करना फायदेमंद रहेगा. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई ग्रीन इकोनॉमी पॉसिबल ही नहीं है विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल एलिमेंट्स. भाई ग्रीन इकोनॉमी क्या, भाई यूज करना ग्रीन इकोनॉमी के लिए फायदा हो सकता है, कोई बोलेगा तो वो मान लूंगा. इज नॉट पॉसिबल, अगेन देखो एक्सट्रीम, विदाउट यूजिंग रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक है, देन एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड एडॉप्ट द रीयूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस इमीडिएटली. अब देखो एक्सट्रीम, एवरी सेक्टर, extreme word, should adopt the reuse of material resources immediately. कितने extreme words है भाई पैसेज में? इसका बात हो रही है कि भाई जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो बढ़ गया, इन दिस कंटेक्स्ट रीयूज है वो कम हो रही है भाई, जो यूज कर सकते हैं तो वो अच्छा है. अब ये थोड़ी है कि एवरी सेक्टर शुड रीयूज मटेरियल्स इमीडिएटली करो, गलत. Then circular economy can be beneficial for sustainable growth. Yes, ये है सर्कुलर इकोनॉमी. भाई जैसे इस पैसे से बैटरीज, ओल्ड व्हीकल्स यूज करेंगे,
करना चाहिए. सो सर्कुलर इकोनॉमी, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर, अगेन एक्सट्रीम नहीं है वर्ड, कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ. यस, इस पूरे सेंटेंस का यही मतलब है. पूरे पैसेज में भी वही है भाई, हम ज्यादा रॉ मटेरियल यूसेज है वो बढ़ रही है, जो रीयूज्ड है वो कम है, तो उसमें भाई सप्लाई चेन थोड़ा वो करे तो अच्छा रहेगा. सो दिस इज द थिंग. देन सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज ओनली ऑप्शन फॉर सम इंडस्ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल. अब देखो सर्वाइवल के लिए भाई ये की ऑप्शन है, ये कभी बात किया है क्या? ये भाई ओल्ड व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, यही बोला भाई, उनका सर्वाइवल है, यही करना है, कभी नहीं बोला. तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी. तो वन थिंग इज एक्सट्रीम थिंग्स देखो, थोड़ा स्केप्टिकल नजर से देखो, भाई यही करना है, यही होना है, इस सेक्टर में यही करना है, तो उनको काट लो. Then let's see next. See, this is question asked in CSAT paper 2024. Which of the following are empathetically conveyed by the author of the passage? Okay, कोई author कहना क्या चाह रहा है, author का क्या मैसेज है, ठीक है, सेंट्रल थीम क्या है, वो ये है. ठीक है, रीड द पैसेज. सी पैसेज आई विल ऑल्सो रीड आउट लाउड. You pause the video, answer the question, then watch for explanation. You can understand things better. The history of science is the real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between science and mankind and to treat the former as some abstract third party which can sometimes be praised for its beneficial influences, but frequently and conveniently blamed for the horrors of war. Science and mankind cannot be divorced from time to time at men's convenience. Yet, we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of progress of science, or does the fault lie elsewhere? Without science, mankind could not have continued to exist till today. Without science, mankind could not have continued to exist till today. भाई पैसेज क्या है? Passage is about history of science is the real history of mankind. And is this by Joe? Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, opening a present civilization have been dominated by international. Is this inevitable progress of science, or does the fault lie elsewhere? इसमें ये without science mankind could not have continued to exist till today. ये कभी मेंशन ही नहीं किया पैसेज में, कभी बात ही नहीं हो रहा है कि भाई साइंस के बिना इंसान रह ही नहीं सकता है, अभी तक कंटिन्यू नहीं कर सकता. भाई हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. अगर मैनकाइंड का हिस्ट्री समझना है, आप साइंस का हिस्ट्री समझ लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा. ये है पैसेज का सेंट्रल थीम जो फर्स्ट लाइन में मेंशन किया है. देन इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड. It is the science that will ultimately determine the destiny of the mankind. नहीं, पैसेज का ये मतलब नहीं है ना. पैसेज में कि भाई हिस्ट्री अगर समझना है मैनकाइंड का, हिस्ट्री ऑफ साइंस समझ लो. फिर क्या कुछ बातें बोला कि भाई साइंस एंड मैनकाइंड कैनॉट बी divorced from time to time at man's convenience. By science and of mankind, साइंस एंड मैनकाइंड कैनॉट बी, साइंस और उसको सेपरेट नहीं कर सकता है. बट ये नहीं कि इस पैसेज में ये नहीं किया कि भाई इट इज द साइंस विच विल अल्टीमेटली डिटरमाइन डेस्टिनी ऑफ द मैनकाइंड. भाई डेस्टिनी ऑफ द मैनकाइंड, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, जो भी इधर ये तो क्वेश्चन रेज किया, इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, और डज द फॉल्ट लाई समवेयर. भाई साइंस के बावजूद भी इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते, भाई ये क्या साइंस पे या कुछ और पे क्वेश्चन किया, तो ये भी गलत है. डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड वो करेगी नहीं करेगी. सो दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Now let's see next. See, this is question asked in CSAT paper 2024. In a robust democracy, reality, howsoever inconvenient it may be, finds its expression both in speech of political leaders and the other social forms of assertion. The existence of real has to be transparent both through its circulation
in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A normatively responsible media, through its communication effect, has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. Which of the following statement best reflect the crux of the above passage? Okay. Then, responsible media should not distort the real in an ideal democracy. Yes. See, कहीं ना कहीं देखो, robust democracy, reality, however inconvenient may be, finds expression in both speeches of political leaders and other forms of social life. The existence of the real has to be transparent both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy. A normative responsible media, through its communication effect, has the responsibility to circulate the content of reality without distortion. So again, कहीं ना कहीं responsible media का बात हो रही है. Let's check. Fake news seems inherent in the life of an ideal democracy. भाई कभी बात किया फेक न्यूज है इनहेरेंट है, मतलब फेक न्यूज तो रहेगा रहेगा डेमोक्रेसी में. इनफैक्ट पैसेज ये बोल रहे कि भाई थोड़ा मीडिया को संभाल के काम करना चाहिए, डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं रियलिटी तो बाहर आएगी, ये बात. और फेक न्यूज का तो बात ही नहीं हुआ. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन एन आइडियल डेमोक्रेसी. भाई ये बात किया है क्या? भाई मीडिया रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, डेलिब्रेशन ये होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये नहीं है पैसेज का. Irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled in an ideal democracy. भाई cannot be effectively controlled. भाई मीडिया को responsible होना चाहिए, ये है crux of the passage. ये कि भाई उनको कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पॉलिटिकल लीडर्स को कंट्रोल. ये एक जगह पॉलिटिकल लीडर्स मेंशन, भाई फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन. अब देखो, एक माइक्रो एलिमेंट को ऑप्शन वो कभी आंसर नहीं हो सकता है ना. देखो थ्रू आउट द पैसेज भाई मीडिया वो होना चाहिए, मीडिया वो होना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. अगेन दिस इज व्हाट माइक्रो एलिमेंट. पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में आया भाई, पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन एन आइडियल डेमोक्रेसी. भाई बस ये है कि भाई फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन इन बोथ स्पीचेस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस में आएगा आएगा डेमोक्रेसी में. दैट इज द थिंग. सो विथ दिस वी आर डन विथ द सेंट्रल आइडिया, क्रक्स और क्रूशियल मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें आप पैसेज पे स्टिक करना है, ठीक है. माइक्रो एलिमेंट्स, एक्सट्रीम वर्ड्स को इग्नोर करना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना है, ठीक है. दिस इज नाउ लेट्स स्टडी अबाउट inference based questions. Inference is what? A logical conclusion drawn based on given facts or given hints in the passage. कि लॉजिकल कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता है बेस्ड ऑन गिवन फैक्ट्स और गिवन हिंट्स. एंड while doing inference, keep these two things in mind. Avoid inference not directly given in the passage. Avoid inference not directly given in the passage. उनको avoid करो, ठीक है. Again, that means basically you need to stick to the passage what is given in the passage. उन पे बेसिस पे क्या कंक्लूजन पे आ सकते हो. This is basically extension of central idea and crux only. Then restrict your answer to the scope of the passage. जो पैसेज में दिया हुआ उन्हीं के इधर उधर के चीजें होंगे. बेसिकली इन्फरेंस इज अगेन जो भी पैसेज में है उन्हीं पे स्टिक करो, उन्हीं से लॉजिकल
ड्रॉ करने की कोशिश करो. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया, क्रक्स कंक्लूजन में वो लॉजिकल कंक्लूजन ही बेस्ड ऑन गिवन फैक्ट्स. थोड़ा एक स्टेप थोड़ा जाता है कि नॉट डायरेक्टली गिवन जो है वो उसको वो करना है. लेट्स डू क्वेश्चंस, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. सी अगेन, which of the following statement best reflect or reflects the most logical and rational inference or inferences that can be made of the passage? That is logical conclusion based on information given in the passage. Please see. As inflation rises, every governments previously committed to budget discipline are spending freely to help households. Higher interest rates announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity, because to maintain stable debts while paying more to borrow, governments must cut spending or raise taxes. Without the physical backup, monetary policy eventually loses traction. Higher interest rates become inflationary, not discretionary, because they simply lead government to borrow more to pay raising debt services. The risk of monetary unmooring is greater when public debt rises, because interest rates become more important to budget deficits. So we are talking about inflation, government policies and monetary policy. कैसे भाई monetary policy के लिए कि government support भी चाहिए. See, without fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. ये है crux of the passage. देखा जाए. Now let's see, क्या inference ले सकते हैं, क्या conclude ले सकते हैं based on the facts given. Central banks cannot bring down inflation without budgetary backing. Without budgetary backing, yes. कहीं ना कहीं यही बात हो रही कि भाई विदाउट फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन. एंड इन्फ्लेशन का बात हो रहा है. एज इन्फ्लेशन रेसेस, भाई गवर्नमेंट कुछ करती है, सेंट्रल बैंक भी कुछ करती है, मॉनेटरी पॉलिसी. तो दैट्स व्हाट सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग. कहीं ना कहीं भाई ये भी इधर भी यही आ रहा है. हाईएस्ट रेट सी रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनबूरिंग, ये वो इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट to budget deficits. Then the effects of monetary policy depend on the physical policies pursued by the government. Yes, that's what this is saying. See, based on these facts, we can conclude the. अब ये directly mention नहीं किया. Effects of monetary policy depends on the physical policies pursued by the government. Physical policy कहीं mention नहीं किया. But based on the facts given here, we can reach to these conclusions. So that is inference. Based on the facts given, इधर कुछ facts और hints दिया है, उनके बेसिस पे क्या ये कंक्लूड कर सकता है कि नहीं कर सकता है. Let's do one more question, you will get more clarity. See, which one of the following statement best reflects most logical and rational inference that can be made from the above passage? Today, if we consider cities such as New York, London, and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their presence. ये fact दे दिया. The backbone of the systems theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization, and an algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train proficients in planning, spurned some of the most ingenious planners who were experts in their domains. This is because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in the social sciences, geography, and architecture. Planning in India and its education differ from the West. Again, ये देखो, planning and India differs from the West. अब ये आइकॉनिक सिटीज है भाई, इनमें सोशल ये इंक्लूड किया है. नाउ क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है? Curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. Yes, कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहा है. Now see, in India, city administration is under bureaucracy which lacks formal training in urban planning and management. अब देखो, see, पूरा वेस्टर्न का बात हो रहा है. Planning in India and its education differ from the West. By planning and its education differ from the West. भाई differ करता है. बट ये क्या है, क्या इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्यूरोक्रेसी है, विच लैक्स बाय फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट.
सो ये कहीं मेंशन नहीं किया है, हिंट कहीं दिया ही नहीं है पैसेज में, बिकॉज बेसिकली इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ पैसेज. In India, the management of urban areas is a local affairs which is chronic problem of insufficient funds. अब देखो ये क्या है, जीएस नॉलेज है क्या, पैसेज में इसका बात किया है क्या भाई, इंडिया में कौन अफेयर लोकल करता है, क्या करता है, कुछ किया नहीं किया, काट दो. With high density of population and widespread poverty in our urban areas, planned development is very difficult. भाई poverty का कभी बात किया अपना अर्बन एरियाज में, बस सिर्फ ये कि भाई प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट. जहां वेस्ट में भाई हेवी सिस्टम्स अप्रोच किया, जो प्लानर्स थे वो सोशल कंडीशंस ये सब इंक्लूड किया, बस उतना ही. ये भी अगेन आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज. इन curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. Yes, यही किया भाई, ये सिटी सक्सेसफुल इसी है बिकॉज इनका सोशल एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच थी. ठीक है, ये होना चाहिए, दैट इज देयर. सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स, वेस्ट के बारे में कुछ दिया भाई करिकुलम में, ये होना चाहिए. यस, दैट कैन बी कंक्लूडेड inference. So based on facts and hints, we can conclude this. Now let's see next question. See, this is question asked in CSAT paper 2023. Which of the following best describes logical inference from the passage given below? Inference is basically conclusion based on hints. Conclusion based on hints or facts. Hints or facts. Now see, good corporate governance structures encourage companies to provide accountability and control. A fundamental reason why corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Effective corporate governance enhances access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth, and employment. Investors look to place their funds where the standards of disclosure, of timely and accurate financial report, and of equal treatment to all stakeholders are met. कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां होगा भाई, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बिकॉज लोग उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां ट्रांसपेरेंसी वगैरह है, उनके फंड्स के बारे में वो है. दिस इज द इन्फ्रेंस. क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज इट इज an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing. See, countries का एजेंडा, इसके बारे में बात नहीं हुआ पैसेज में. पैसेज में भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस से फंड्स आते हैं, वो उसके बारे में बात हुआ. सो एक्सटर्नल फंडिंग इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा है ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड पे टू एंश्योर एक्सेस टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है. लेट्स से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स. यस, कहीं ना कहीं यही बोल रहा है भाई, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा तभी लोग इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, ये इन्फर कर सकते हैं. देन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट. नाउ वाइस वर्सा ये नहीं है भाई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो फंड्स आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो फंड्स आ रहा है, दैट इज द ओनली गिवन थिंग. बट इंटरनेशनल मार्केट्स इंश्योर कर रही है नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने पे फंड्स आ रहा है, बस यही क्या है पैसेज में. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर कर रही है, नो. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स. नहीं, सप्लाई चेन्स का है ही नहीं, आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज. ये इजीली एलिमिनेट कर सकता है. देन अब देखो, ये भी एलिमिनेट कर सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. नाउ इट इज बिटवीन दीस. सी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, ये तो डायरेक्टली इन्फर कर सकता है. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नो. इंटरनेशनल कैपिटल, इसकी वजह से गुड, ये वाइस वर्सा है. सी, ये इज लीडिंग टू बी, ठीक है, इज नॉट कि बाई बी ऑल्सो लीड्स टू ए, नहीं है. दैट इज द केस हियर. एंड बहुत लोग सोचते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, फिर अच्छे से समझ में आता है चीजें. नहीं, एक बार पढ़ो समझ में आ जाएगा. एंड उसके बाद ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग ही तो है. सी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट योर इंग्लिश, इट्स अबाउट योर लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी. सो इसीलिए कि पैसेज अगर समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वेस्ट टाइम.
अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, मार्क करो, 2 ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, देन एक ऑप्शन मार्क करो, आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज एट द एंड योर टारगेट इज 21-22 क्वेश्चन टिक करना है। अगर एक आधा क्वेश्चन में यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, आगे बढ़ो, अटेम्प्ट करो, टेक रिस्क, टेक वाइल्ड गेस आल्सो इफ पॉसिबल। अगर कुछ ऑप्शन ठीक लग रहा है वो मार के आगे बढ़ो। ये नहीं कि फिर दोबारा कर लिया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या, नहीं, वो करने से ज्यादा फायदा नहीं होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उससे अच्छा आप जल्दी करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 40 मिनट में मैथ्स में लगाओ, रीजनिंग में लगाओ। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is again question asked in CSAT paper 2023. Which of the following statement best reflects most logical and rational inference? Inference based on the facts and hints given, क्या conclusion हम draw कर सकते हैं? That's the meaning of inference. इन वर्ड्स का सी many coaching institutes वो ये बोलता है कि इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, एंड मतलब है, थोड़ा सा मतलब है, वो है। एंड जब आप एजम्पशन क्वेश्चन करोगे, इंप्लाई वगैरह क्वेश्चंस करोगे तो इनका और मतलब है। यूपीएससी का आंसर की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आंसर की वेरी इसीलिए करते हैं, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस का भी वो पैसेज में होना ही चाहिए, उस बेसिस पे आंसर की बनाता है। बट आई हैव चेक्ड पास्ट 10 years यूपीएससी का क्वेश्चंस एंड उनका आंसर्स, एजम्पशंस के आंसर्स हमें थोड़ा अलग से अप्रोच करना है, तब ज्यादा सही होने का चीजें होता है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Elephants are landscape architects, creating clearings in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provide sustenance to other herbivorous animals. Elephants eat plants, fruits and seeds, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. Elephant dung provides nourishment to plants and animals and acts as a breeding ground for insects. In times of drought, they access water by digging holes, which benefits other wildlife. In times of drought, so basically it's about elephants. By elephants, uska importance in landscape architecture, creating clearings of forests, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of which that provide sustenance to other herbivorous animals. See, which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference that can be drawn from the passage? The home range of elephants needs to be a vast area of rich diversity. ये कभी मेंशन किया पैसेज में। एलिफेंट्स ये रीजनरेट करती है, कुछ स्पीसीज को वो करती है। एलिफेंट्स ईट प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोपगेटिंग सीड्स व्हेन दे डेफिकेट, ये करती है। एलिफेंट्स डंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू, भाई इसके लिए एलिफेंट होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी वास्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नहीं भाई, कई डेजर्ट एरिया में भी हो सकता है, कई बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है उधर भी हो सकता है। एंड एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। यस, कहीं ना कहीं यही तो कह रहा है, कीस्टोन स्पीसीज से दे बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी। भाई पूरा यही तो, लैंडस्केप ये करती है, ये करती है, ये करती है। अब बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर कीस्टोन स्पीसीज तो अपना जीएस नॉलेज है। भाई बेस्ड ऑन फैक्ट्स ये कंक्लूड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यही कीस्टोन स्पीसीज कहीं ना कहीं यही कर रही है। अब इतना वो करना ही है हमें, ये नहीं कि पूरा जीएस नॉलेज है इधर बिल्कुल यूज नहीं करना है। सर मेरे को कीस्टोन स्पीसीज नहीं पता है, इधर पैसेज में कीस्टोन स्पीसीज मेंशन ही नहीं है तो मैं ये लूंगा नहीं। नहीं, इस फैक्ट से ये कंक्लूड कर सकता है क्या, भाई इसका मतलब यही है ना, कीस्टोन स्पीसीज रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। भाई ये थोड़ी कह रहा है पैसेज में, सी एलिफेंट्स है तो भाई रिच बायोडाइवर्सिटी में हेल्प कर रही है। ये थोड़ी है कि भाई एलिफेंट्स नहीं है रिच बायोडाइवर्सिटी हो ही नहीं सकता, ये नहीं कह रहा है ना। सो ये इजीली एलिमिनेट कर सकता है। Elephants are capable of regenerating forests with species as per their requirements. ये भी थोड़ा कर सकता है। सी अब देखो मैं बोल रहा हूं कि 2 ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट करते हैं। नाउ हियर द डाउट इज बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस, डाउट इज बिटवीन दीज 2 ऑप्शन। सी ये ऑप्शन है, ये लेना है। और एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, विथ स्पीसीज ये भी ले सकता है, बट सेंट्रल कंक्लूजन ये है, एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। दिस इज, जिसका मतलब यही है कि भाई एलिफेंट्स आर्किटेक्ट है, कीस्टोन स्पीसीज है। दिस इज मोर करेक्ट। अगर इफ यू हैव टेकन दिस ऑप्शन आई वोंट ब्लेम यू, बिकॉज थोड़ा यही तो पैसेज में अगेन
आवर टारगेट इज नॉट टू स्कोर 27 ठीक करना। ये एक दो क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस भी अगर गलत हो रहा है, वो इस तरीके का क्वेश्चंस गलत होता है। हियर इवन आई कैन नॉट से कि सर यही आंसर नहीं है, ये क्यों नहीं है। ये हो सकता है एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विथ स्पीसीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। सी एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स पे थोड़ा वो है भाई, इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा डाउट है, बिकॉज भाई थोड़ा फ्रूट प्लांट्स को वो करती है, ये करती है, राइट, कहीं ना कहीं जो है उन्हीं को वो कर रही है ना, एज पर इट्स रिक्वायरमेंट्स। ये नहीं कि भाई मेरे को ये चाहिए तो मैं यही ग्रो करने दूंगा, ऐसा तो नहीं कर रही है ना, पैसेज में भी नहीं दिया। सो इसीलिए ये थोड़ा एलिमिनेट हो जाती है, तो ये सर्वाइव हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन CSAT पेपर 2021। अगेन, which of the following best reflects the most critical inference क्या कंक्लूड कर सकता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। Computers increasingly deal not just with abstract data like credit card details and databases, but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies. A modern car is a computer on wheels, an aeroplane is a computer on wings. The arrival of Internet Things will see computers baked into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin pumps. There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop. Little evidence है, hackers have already proved that they can take remote control of internet connected cars and peacemakers. ठीक है, computers are not completely safe. Yes, यही तो पैसेज में कह रहा है भाई, ये कंक्लूड कर सकता है भाई, बिकॉज लिटिल एविडेंस दीज गैजेट्स आर मोर ट्रस्टवर्दी, भाई ऑलरेडी वो किया, completely are not completely safe. ये companies producing the software do not take cyber security seriously. भाई साइबर अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सीरियसली नहीं ले रहा है। Then stringent data security laws are needed. See, data security laws के बारे में बात ही नहीं हुआ, ये नहीं बताया कि भाई लॉस है नहीं है। भाई लॉस हो सकता है stringent लॉस ऑलरेडी हो, बट फिर भी लोग कर रहे हैं, सो stringent लॉस के बारे में बात नहीं किया, सो ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ फैसेट। The present trend of communication technologies will affect our lives in future. Present trend of communication technologies will affect, yes, ये भी थोड़ा will affect our lives in future, but the central is computers are not completely safe. भाई जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेजेंट फ्यूचर का, वो बोल रहा है, इनफैक्ट ये तो बोल रहा है कि भाई एट प्रेजेंट भी सेफ नहीं है। will affect our future, नो, ये भी नहीं है, बिकॉज ये इवन इट इज सेइंग कि भाई अभी भी ये है एट प्रेजेंट सेफ नहीं है, कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ इज द करेक्ट आंसर। ये कंक्लूड कर सकता है इससे, ठीक है, कंप्लीटली सेफ। सो अगेन इन्फ्रेंस में वन थिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन, ये फैक्ट्स से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज इन्फ्रेंस, समरी नहीं है, इससे ये कंक्लूड कर सकता है बेस्ड ऑन जो हिंट्स है उससे ये कंक्लूड कर, क्या कंक्लूड कर सकता है, दैट इज इन्फ्रेंस। सो विद दिस वी आर डन। इन नेक्स्ट क्लास we will be doing the implication based questions and assumption based questions करेंगे, imply based questions, assumption based questions करेंगे। तो with that we will be done. See you in the next class. Bye.